कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चलता है कि एक अमेरिकन बेस से उनकी भेजी गई स्क्वाड के साथ एक स्नाइपर टीम को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वहां कितने गार्ड मौजूद हैं, बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसना है, यहाँ तक कि हवा की रफ्तार और दूरी का पूरा कैलकुलेशन करके वो अपने स्नाइपर को बताते रहते हैं। थोड़ी दूर पर हम स्नाइपर स्कोप से कई गार्ड को देख पाते हैं जो हाई सिक्योरिटी बनाए रखते हुए पूरी बिल्डिंग को घेर कर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये अमेरिकन स्क्वाड यहाँ आखिर करने क्या आई है और ये गार्ड इतनी सख्ती से प्रोटोकॉल क्यों लागू किए हुए हैं। इससे पहले कि हम ये सब समझ पाते, अचानक कहीं से स्नाइपर बुलेट आती है और किसी के सीने में तो किसी के सिर पर हेडशॉट लगते ही गार्ड एक एक कर जमीन पर गिरने लगते हैं। लगातार नॉन स्टॉप स्नाइपर शॉट चलता रहता है। फ्रंट लाइन के सारे गार्ड जब गिर जाते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि ये स्नाइपर शॉट लगभग 500 मीटर दूर पहाड़ की झाड़ियों में छिपे हुए 2 स्क्वाड स्नाइपर चला रहे थे। दोनों स्नाइपर घात लगाकर बैठे थे और बेस से लगातार गार्ड्स की दूरी और हवा की रफ्तार की जानकारी पाते ही तुरंत ट्रिगर दबाकर हेडशॉट कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला, दोनों ने एक साथ फायर किया और कुछ ही सेकंड में गेट पर खड़े सभी गार्ड को खत्म कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उनकी एक और स्क्वाड फोर्स आसानी से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ से कहानी पलटती है और हमें बताया जाता है कि ये स्नाइपर और स्क्वाड आखिर किस मिशन पर आए हैं और इनका अंजाम क्या होने वाला है। सीन बदलते ही हमें 48 घंटे यानी 2 दिन पहले की घटना में ले जाया जाता है। यहाँ एक रेगिस्तान के बीच प्राइवेट जेट को लैंड करते हुए दिखाया जाता है। प्लेन लैंड होते ही एक आदमी बड़े से बैग के साथ बाहर निकलता है। वहीं पर उसे रिसीव करने के लिए आता है अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड, जिसका नाम है मोडाइज। और यहीं पर हमें उस आदमी की पहचान पता चलती है। उसका नाम है ब्रैंडन बेकेट, जो कि अमेरिका का एक शार्प स्नाइपर है। ब्रैंडन का ऐसा कोई मिशन नहीं रहा जिसमें वो नाकाम होकर लौटा हो। उसका टारगेट कभी भी मिस नहीं होता। उसने पहले ही कई डेंजरस माफियाज और बड़े बड़े डॉन्स को अपनी स्नाइपर शॉट से उड़ाया हुआ है और उसके उसी बड़े बैग में मौजूद है उसका कस्टमाइज्ड बैरेट 15 कैलिबर स्नाइपर राइफल। जब उसे कार से बेस की ओर ले जाया जाता है तब सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ उसे मिशन की पूरी डिटेल समझाता है। इसी दौरान हमें भी पता चलता है कि ब्रैंडन को यहाँ क्यों बुलाया गया है। असल में ब्रैंडन बेकेट को यहाँ एक अफ्रीकन आर्म्ड गैंग को खत्म करने के लिए लाया गया है। ये गैंग अमेरिका के अंदर रहते हुए ही अमेरिका को मिटाने की साजिश रच रहा था, इसलिए किसी भी कीमत पर उस गैंग को डाउन करना बेहद जरूरी हो गया है। ये सब बातें बताते बताते वो ब्रैंडन को बेस ले आते हैं। कार से उतरते ही ब्रैंडन के सामने उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है जीरो। जीरो कभी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ब्रैंडन के साथ कई खतरनाक मिशन पूरे कर चुका था। चीफ मोडाइज जैसे ही समझता है कि ब्रैंडन और जीरो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो जीरो को जिम्मेदारी देता है कि ब्रैंडन को पूरी टीम से मिलवाए। जीरो अपने दोस्त ब्रैंडन बेकेट को स्क्वाड टीम के सामने ले जाकर सभी से उसका परिचय कराता है। यहाँ तुम्हें मैं इस पूरे स्क्वाड टीम से पहले परिचय करवाता हूँ। इस स्क्वाड टीम का स्पेशल ऑपरेशन कैप्टन है नोवा और उसकी असिस्टेंट है अनिका। इसके अलावा 3 स्पेशली ट्रेन्ड लेडी कमांडो भी हैं, हीरा, नाडिया और जेंसन। पूरी टीम से परिचय के बाद ब्रैंडन पूछता है, अच्छा तुम्हारी इस स्क्वाड टीम में कोई स्नाइपर नहीं है क्या? तभी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ मोडिस एक लड़के को लेकर आते हैं जिसका नाम है जोंडी। चीफ बताते हैं, ये लड़का हमारी टीम का सबसे खतरनाक स्नाइपर है, अगर चाहो तो इसे अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हो। परिचय के बाद बात होती है मिशन पर। लेडी कमांडर अनिका एक पूरा 3D मैप तैयार करके टीम को रोड मैप दिखाती है। मैप के जरिए वह बताती है कि इस मिशन का मुख्य सस्पेक्ट है अमेरिका का एक टेररिस्ट जिसका नाम है राइकर कोवालो। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें एक विद्रोही सशस्त्र सेना से मुकाबला करना होगा। इसके अलावा राइकर के पास उसकी सिक्योरिटी गैंग फोरगांग है जो उसे 24 घंटे प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देती है। चीफ मोडिस बताते हैं कि मिशन पूरा करना होगा पूरी तरह अंधेरे में, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी और रेबल आर्मी है कि अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो उनसे निपटना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मिशन का एग्जीक्यूशन प्लान और हाइड आउट में एंट्री का रोड मैप भी टीम को समझाया जाता है। अगली सुबह शुरू होता है उनका कड़ा ट्रेनिंग सेशन। वहां ब्रैंडन बकेट जोंडी को बुलाकर उसके हाथ में स्नाइपर राइफल देता है और कहता है, मेरे सामने टारगेट हिट करके दिखाओ। जोंडी स्नाइपर उठाता है और गजब की एक्यूरेसी के साथ लगातार 3 परफेक्ट शॉट लगाता है। इसके बाद ब्रैंडन बाकी टीम को टेस्ट करता है और पूछता है कौन कौन सा वेपन चला सकता है। कोई कहता है वह शॉटगन एक्सपर्ट है, कोई कहता है वह एक्स चलाने में माहिर है। ब्रैंडन उन्हें एक टास्क देता है, अपने वेपन को असेंबल करो और टाइम लिमिट है सिर्फ 15 सेकंड्स। अगर फेल हुए तो मिशन से आउट, क्योंकि दुश्मन 15 सेकंड्स का नैनो सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, उससे पहले ही गोली सीने में धंसा देगा। लेकिन टीम के सभी मेंबर्स टाइम से पहले ही अपने अपने वेपन असेंबल कर लेते हैं। यह देखकर ब्रैंडन समझ जाता है कि वे सच में खतरनाक तरीके से ट्रेंड हैं। फिर भी ब्रैंडन को जोंडी पर शक रहता है। रात को वह जोंडी को एक हाइड आउट के पास ले जाकर उसके हाथ में
स्नाइपर देता है और कहता है जो सामने दिख रहा है उसके सिर में शूट करो। जोंडी घबराकर कहता है अरे मैं इसे जानता भी नहीं, क्यों हेडशॉट करूं, और अगर किया तो आसपास की आर्मी हमें घेर लेगी, बचना नामुमकिन होगा। लेकिन बैंडन सख्ती से कहता है ये ऑर्डर है, फायर करो। जोंडी कंफ्यूज हो जाता है, वह सोचता है ये आदमी पागल है, नहीं तो ऐसी सुइसाइडल ऑर्डर क्यों देगा। पर आखिरकार सब ऊपर वाले पर छोड़कर वह स्नाइपर स्कोप में देखता है, ट्रिगर दबाता है और एक शॉट लेता है, लेकिन गन खाली होती है, कोई बुलेट नहीं थी। जोंडी हैरान रह जाता है। असल में बैंडन उसे टेस्ट करना चाहता था कि वह ऑर्डर्स मानता है या नहीं और क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद बैंडन उसे अपने पर्सनल सपोर्टर के तौर पर चुन लेता है। फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ मोडिस पूरी टीम को इकट्ठा करके सख्ती से मोटिवेट करते हैं। वह कहते हैं इस मिशन से सेफ लौटने का चांस लगभग 0 है, इसलिए इसमें उतरना होगा मौत को साथ लेकर, क्योंकि सामने रिबेल आर्मी भी है और हाई प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी। उस सिक्योरिटी को तोड़कर और उन रेबल्स को मारकर टेररिस्ट को खत्म करना आसान नहीं होगा। सारी तैयारी के बाद टीम ड्रेसिंग रूम में जाकर वेपन्स असेंबल करती है, लोड करती है और हेवी गियर पहनकर व्हीकल्स में बैठ जाती है। अगले दिन सुबह बैंडन और जोंडी अफ्रीकन गैंग के हाइडआउट से करीब 500 मीटर दूर एक पहाड़ी की झाड़ियों में स्नाइपर सेट करके पोजीशन ले लेते हैं। बाकी कमांडोज फ्रंटलाइन से हाइडआउट की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और यही वह सीन है जो तुमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बैंडन बकेट और जोंडी घास के बीच छिपकर अपने स्नाइपर्स लोड करते हैं और फाइनल ऑर्डर का इंतजार करते हैं, और अंदर उनकी बाकी स्क्वाड टीम सीसीटीवी कैमरों को देखते हुए उन्हें एक एक करके न्यूट्रलाइज करने लगती है। धीरे धीरे वे अंदर घुसते जाते हैं। कुछ देर बाद बाहर बैठे बैंड बैक को जैसे ही सिग्नल मिलता है उसका स्नाइपर ट्रिगर दबा देता है और वहां मौजूद हर एक गार्ड को वह एक एक करके उड़ाने लगता है। बैंडन को देखकर उसका स्पॉटर जोंडी हंसते हुए कहता है बॉस आप तो अकेले ही सबको खत्म कर देंगे, 2-4 मुझे भी करने दीजिए। ऑर्डर मिलते ही जोंडी भी अपने स्नाइपर से टारगेट उठाना शुरू कर देता है और लगातार एक एक करके दुश्मनों की खोपड़ी उड़ाने लगता है। उसकी इस पागलपंती को देखकर बैंडन रोकते हुए कहता है ऐसे नॉन स्टॉप फायर मत कर, वरना वे हमारी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। इसलिए बैंडन उसे एक एक करके टारगेट बताने लगता है और उसी हिसाब से फायर करने का आदेश देता है। इसी तरह वे धीरे धीरे बिल्डिंग के पीछे मौजूद सभी सिक्योरिटी को खत्म कर देते हैं। जैसे ही पीछे के सारे सिक्योरिटी गिर जाते हैं, स्क्वाड टीम उस दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अंदर घुसते ही वे पहले सभी गाड़ियों की फ्यूल लाइन काट देते हैं और हर टायर पंक्चर कर देते हैं। उधर बाकी 2 कमांडो दूसरी तरफ से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की ओर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां 2 गार्ड आ जाते हैं और हमला कर बैठते हैं। फुर्तीले शॉट्स में दोनों कमांडो उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं। इस बीच देखा जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड कमरे में बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी एक कमांडो पीछे से आता है, उसकी गर्दन में रस्सी कसकर उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। लाइट ऑन होते ही टीम को पता चलता है कि वे सीधे हथियारों के गोदाम में आ पहुंचे हैं और सामने खड़ा है उस गैंग का लीडर राइटर मौके का फायदा उठाकर अपनी शॉटगन से म्यूडीज के पैर में गोली मार देता है और तुरंत सभी सिक्योरिटी एक्टिवेट कर देता है। अचानक जोर जोर से सायरन बजने लगता है। वह अपने गार्ड्स को अलर्ट कर देता है कि उसके कमरे में स्क्वाड घुस चुकी है। दूसरी तरफ पहाड़ों में छिपे बैंडन और बकेट भी ये सायरन सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर मौजूद एक और स्क्वाड भी उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ उनके प्लान में नहीं था। तभी उनकी टीम का एक आदमी ऊपर की तरफ भागने लगता है कि देखे आखिर ये सायरन किस बात का है, लेकिन नाडिया उसे रोक देती है। अब बैंडन बकेट अपने स्पॉटर जोंडी को ऑर्डर देता है अब और मत रुको, सामने जो दिखे सबको उड़ा दो। जोंडी तुरंत स्नाइपर लोड करता है और एक एक करके दुश्मनों को गिराना शुरू कर देता है। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सामने मौजूद सारे दुश्मनों को साफ करना, ताकि वे अपने फंसे हुए टीम को बचा सकें। उधर कमरे में राइटर अपनी रिवॉल्वर लोड करता है। उसे समझ आ चुका है कि स्पेशल स्क्वाड उसके चारों तरफ है और हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। वह एक मशीन की तरफ बढ़ता है, उस पर पड़ा कपड़ा हटाता है और अपने टेक्नीशियन को उसे ऑन करने का आदेश देता है। टेक्नीशियन प्लग इन करता है और मशीन चालू कर देता है। उसी वक्त बाकी स्क्वाड बाहर के गार्ड्स को खत्म कर कमरे के अंदर घुस जाती है और राइटर को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन अचानक उस मशीन से जोरदार विस्फोट होता है। रेडियो वेव्स की वजह से आसपास के सब कुछ हिल उठा है। कुछ देर बाद जब हालात थोड़ा शांत होते हैं तो दिखता है कि सभी कमांडो उस खतरनाक रेडिएशन की वजह से बेहोश होकर चारों ओर गिरे पड़े हैं। ठीक उसी वक्त बाहर से बैंडन बैगेट का दोस्त जीरो कमरे में घुसता है और आखिरकार उस गैंग लीडर राइटर को पकड़ लेता है। थोड़ी देर में सबको होश आने लगता है, लेकिन राइटर हंसते हुए कहता है, थोड़ी देर में तुम सब मर जाओगे। इतना कहते ही हर किसी के मुंह से खून निकलने लगता है और एक एक करके वे जमीन पर गिरते जाते हैं।
तभी असली सच सामने आता है। दरअसल वह मशीन एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्फा रेडिएशन मशीन थी। इस मशीन की रेडिएशन से इंसान के दिमाग की न्यूरॉन्स बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और इसके असर में आते ही कोई भी जीव कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है। ठीक ऐसा ही यहाँ भी होता है। महज कुछ ही सेकंड में अमेरिका की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल स्क्वाड के कई मेंबर्स खून उगलते हुए सबके सामने ढेर हो जाते हैं। यह कहानी सुनकर पूरी स्क्वाड टीम बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ असल में क्या घट गया। इसी बीच उस स्क्वाड के साथ साथ उस गैंग का लीडर भी रेडिएशन की चपेट में आ जाता है और आखिरकार वह भी उसी रेडिएशन से मर जाता है। खैर, हालात संभालते हुए बंडन सबको समझाने लगता है जो हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें आगे आने वाली ताकत से मुकाबला करना ही होगा। उससे पहले इस मशीन को कैसे न्यूट्रल किया जा सकता है, यह कारण हमें खोज निकालना होगा। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी वे कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि उस मशीन में इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लगे थे कि किसे किससे जोड़े ये समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जीरो आकर बताता है कि उस गैंग के और भी बहुत सारे सदस्य उनकी ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें मशीन को यहीं छोड़कर इस विद्रोही गैंग का सामना करना होगा। नतीजा यह होता है कि वे मशीन वहीं छोड़कर जितने भी हथियार और गोला बारूद थे उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि इस गैंग को कैसे रोका जाए। लेकिन उनके पास समय बहुत ही कम था। वे वहां रखी सारी माइन उठा लेते हैं और सीधे गेट के सामने जाकर गड्ढा खोदकर माइन बिछा देते हैं, ताकि जैसे ही विद्रोही आर्मी की गाड़ियां अंदर आएं तुरंत ही माइन ब्लास्ट हो जाए। इस तरह वे पूरी बिल्डिंग में जाल बिछाने के बाद सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और बंडान उन्हें मोटिवेट करने लगता है। वह कहता है, जिस दुश्मन से तुम अब लड़ने जा रहे हो वो खुद मौत के बराबर है, इसलिए मान लो कि तुम पहले ही मौत के सामने खड़े हो। अब जीवन की मोह माया छोड़कर अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से टूट पड़ो। इसके बाद वह जॉन्डी को स्नाइपर्स क्यूब में बैठाता है और कहता है, जॉन्डी, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मिशन है और यही तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे बेहतरीन स्नाइपर थे। ये कहते हुए वह जॉन्डी के हाथों में स्नाइपर थमा देता है और खुद वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जगह पोजीशन लेकर खुद को छिपा लेते हैं और ओहूद पोजीशन में बैठ जाते हैं। सब बस इंतजार करने लगते हैं कि कब वे विद्रोही आर्मी वाले अंदर आएंगे। थोड़ी ही देर में जॉन सबको अलर्ट कर देता है कि कई ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है सभी अपने अपने वेपन असेंबल करके रेडी हो जाते हैं मुकाबले के लिए। इधर जैसे ही विद्रोही आर्मी की गाड़ियां गेट तोड़कर अंदर घुसती हैं, अचानक पुतरागा के ब्लास्ट से उनकी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। तभी विद्रोही समझ जाते हैं कि यहाँ दुश्मन पहले से ही तैयार बैठा है, इसलिए वे गाड़ियां अंदर न लाकर एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। अब सैकड़ों विद्रोही सैनिक अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। माहौल को कवर देने के लिए जोंडी ऊपर से स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है ताकि पूरा इलाका धुएं से ढक जाए। इसी धुएं के बीच से उनकी तरफ जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। ऊपर से जोंडी अपनी स्नाइपर से एक एक कर दुश्मनों के सिर टारगेट करता है और उनकी खोपड़ी उड़ा देता है। दूसरी तरफ जीरो अपनी हैवी राइफल से लगातार फायरिंग करता रहता है। विद्रोही समझ ही नहीं पा रहे थे कि गोलियां किस दिशा से आ रही हैं। चारों तरफ से बुलेट बरस रही थी। इसी बीच रेबल्स के कुछ लोग स्क्वाड की नाडिया को घेर लेते हैं। हाथों में कुल्हाड़ियां और भारी भरकम कटारें लिए वे उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नाडिया भी कोई मामूली नहीं थी। एक स्पेशली ट्रेन्ड लेडी कमांडो होने के नाते वह तुरंत अपनी बॉडी आर्मर फेंक देती है और पीछे से 2 चाइनीज एक्सेस निकाल लेती है। फिर शुरू होता है उसका घातक वार। नाडिया उन कुल्हाड़ियों से दुश्मनों को चीर फाड़ कर रख देती है। जब एक आदमी भागने की कोशिश करता है तो वह कुल्हाड़ी सीधा उसके सिर में दे मारती है। उधर रेबल्स जॉन्डी को भी ट्रैक कर लेते हैं और अपनी गाड़ियों से मशीन गन उसकी ओर घुमा देते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। जॉन्डी को बचाने के लिए जीरो और एनिका दूसरी तरफ से जवाबी फायर करते हैं। इस बीच ब्रैंडन दौड़कर जॉन्डी तक पहुंचता है और लड़ाई और तेज हो जाती है। रेबल्स फिर से अपनी मशीन गन रिलोड कर जीरो की तरफ फायर करने की तैयारी करते हैं। तभी ब्रैंडन अपने स्नाइपर से सीधे दुश्मनों के आरपीजी शेल्स पर निशाना लगाता है। एक ही शॉट में जबरदस्त धमाका होता है और पूरा इलाका दहल उठता है। इसी बीच अनिका का सामना एक अफ्रीकी महिला असैसिन से हो जाता है। भीषण लड़ाई में वह अनिका का कान छेद देती है, लेकिन अनिका मौका देखकर अपनी जेब से चाकू निकालती है और सीधा उसकी आंख में घोंप देती है, जिससे वह असैसिन वहीं ढेर हो जाती है। जीरो भी अचानक एक और असैसिन से भिड़ जाता है। वह जीरो का गला दबाकर उसकी सांसें रोकने लगता है, मगर जीरो जमीन से लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके सीने में घोंप देता है और फिर बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। इसी दौरान ब्रैंडन का सामना एक रेबेल से होता है। ब्रैंडन सरेंडर करने का नाटक करता है और अचानक उसकी बंदूक छीनकर उसी पर ताबड़तोड़ फायर कर देता है। फिर उसकी कमर से चाकू निकालकर सीधा सीने में घोंप देता है और राइफल बेल्ट से उसका गला दबाकर खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही ब्रैंडन नीचे सीढ़ियों से उतर रहा होता है, अचानक एक रिबेल उसे गोली मार देता है। ब्रैंडन तुरंत जवाबी फायरिंग में उसे मार तो देता है, लेकिन खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर जीरो भागकर उसके पास आता है और उसके खून को रोकने की कोशिश करता है। तभी नोवा उनकी तरफ दौड़कर आती है, लेकिन उसी समय एक रिबेल उसके सीने पर
गोली चला देता है। नोवा बुरी तरह जख्मी हालत में जीरो से कहती है कि उसने रेडिएशन मशीन वाले कमरे में पहले ही बम लगा दिए हैं। कुछ ही पलों में पूरी इमारत उड़ जाएगी और वह मशीन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये कहकर नोवा सबके सामने आखिरी सांस ले लेती है। कुछ ही देर में भयानक धमाके के साथ पूरा कमरा और मशीन हमेशा के लिए उड़ जाते हैं। स्क्वाड पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि और भी रिबेल आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है। 3-4 लोगों के लिए इतने सारे दुश्मनों का सामना करना नामुमकिन था। तभी अचानक चारों ओर से स्मोक ग्रेनेड फेंके जाते हैं और गोलियों की बौछार रिबेल पर होने लगती है। धुआं हटने पर जीरो और ब्रैंडन देखते हैं कि हमला किसी और ने किया है। ब्रैंडन का पुराना दोस्त कैप्टन पाज और सार्जेंट जेड, वे ब्रैंडन के सबसे करीबी साथी थे और इस वक्त मानो फरिश्ते बनकर आ पहुंचे थे। उनकी टीम पूरी रेबल आर्मी को खत्म कर देती है और स्क्वाड को बचा लेती है। फिल्म के बिल्कुल अंत में हम ब्रैंडन को जिंदा देखते हैं। मिशन पूरा करने के बाद वह अपने साथियों से विदाई लेने आता है, सबसे हाथ मिलाता है और जूनियर स्नाइपर जॉन डी उससे कहता है कि वह भी एक दिन उसकी तरह बेस्ट स्नाइपर बनेगा। ब्रैंडन सबको अलविदा कहकर अपने देश लौट जाता है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है।